आज तुम जो शादियाने बजा रहे हो, तुमने कभी वहां मजलूमों की लाशें देखी? क्या बिगाड़ा था गजा वालों ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था लबनान वालों ने तुम्हारा? तुम्हारे मुल्क में कौन सी दहशतगर्दी कराई है? हमारी सोच के करोड़ों लोग रहते हैं, हमने तो आज तक उनको नहीं उकसाया कि तुम तो गैरत कर लो, इस मोदी के खिलाफ आवाज उठा लो। जो मॉडल इसराइलीज अपना रहे हैं वो इंडियन यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सेहूनी ताकतों का एक बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। और आपका मिसाइल प्रोग्राम, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, हैफा बता दिया ना, हैफा ही इनका मैशियत का दिल है, इसको निचोड़ के मारेंगे। एक इंडियन वापस आ गया ना वहां से। इस वक्त देखें पाकिस्तान जो इफेक्ट होगा वो इनडायरेक्टली थ्रू इंडियन एस्केलेशन होगा। अब आप देखेंगे, मुझे तो ये खदशा नजर आ रहा है कि जैसे वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ेगी, यहाँ पे पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बॉर्डर पे, अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर कार्रवाइयां करने शुरू करेंगे। एनडीटीवी हो या सहारा टीवी हो, फैसल रजा अब्दी साहब, वहां पर हसन नसरुल्लाह साहब को टेररिस्ट भी कहा गया। खतरा यह है कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान के एटमी प्रोग्राम को। अब क्या ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि, क्योंकि मैं नहीं समझता, को पागल ही होगा जो ईरान पे एटमी हमला इजराइल कर दे अमेरिका, मैं ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर रहा। 2 करोड़ लोग हिंदी और उर्दू पे गिरफ्त रखते हैं, इनको ये ठेका मिला था कि ये माइंडसेट बनाना है। मैंने और आपने पहले दिन जो प्रोग्राम किया था वो यही कहा था कि इनसे टक्कर है, माइंडसेट टू माइंडसेट हम टकराए थे। ठीक है, मेरे ख्याल में अगर अमेरिका कूदता है और दूसरे इत्तेहादी सपोर्ट करते हैं मिलिटरीली इसराइल को, तो फिर ईरान का टारगेट सऊदी अरेबिया भी होगा, ईरान का टारगेट कतर भी होगा, ईरान का टारगेट यूएई भी होगा। मतलब अपनी औकात में तो रहो ना, टकों के आदमी नहीं। देखो, एक बुत परस्त के मज़हब में और आसमानी किताबों में यही तो फ़र्क है कि उन बुत परस्ती के मज़हब में जो इंसान होता है वो उसके मुल्क के अंदर वो वही इंसान है, जबकि आसमानी किताबों में, ख़ास तौर पे कुरान पाक में और सरकार दो आलम की तालीमात में, जहाँ दुनिया में इंसान है हमारे नज़दीक वो इंसान है। तो ये इनमें और हम में फ़र्क है। 3 साल कबल जब शहीद अब्बास मूसवी साहब की शहादत हुई तो इसराइली अखबारात ने लिखा कि हिजबुल्लाह के साथ जो तनाज़ात का दौर था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि हसन नसरुल्लाह साहब ने उस चीज़ को कमांड किया और फिर 3 दिहाइयों तक का उनका एक सिलसिला रहा। मुझे याद पड़ा था, मैं कुछ चीज़ों के तनाजुर में जाने से पहले ये बात कहना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि 2006 में एक अटैक हुआ जिसमें ये बताया गया कि हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं वो शहीद हो गए, लेकिन कोई लगभग 3 दिन के बाद वो मंजर आम पर भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं महफूज हूँ, लेकिन आज के हालात में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने जाते हुए ब्रेक पे आपसे कहा था कि मैंने आज इंडियन मीडिया को काफ़ी देर मॉनिटर किया कि वो किस तरह से इस खबर को लिफ्ट अप कर रहे हैं, क्या उनका नैरेटिव है थ्रू आउट जो अभी तक चीज़ें चल रही हैं। सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एनडीटीवी हो या सहारा टीवी हो, फैसल रजा अब्दी साहब, वहाँ पर हसन नसरुल्लाह साहब को टेररिस्ट भी कहा गया। बताया गया कि ये उस जमात के सरबराह हैं जिन्होंने अपना एक विंग बनाया जो कि न सिर्फ ये कि शिद्दत पसंदी तक करता था, बल्कि उसने ज़ाहिर अपनी एक हुकूमत रियासत के अंदर रियासत बना रखी थी। दुनिया एक खौफ के साए से बच गई है। सो ये इंडिया का इतना नैरेटिव क्यों स्ट्रॉन्ग है? 2 करोड़ लोग हिंदी और उर्दू पे गिरफ्त रखते हैं, इनको ये ठेका मिला था कि ये माइंडसेट बनाना है। मैंने और आपने पहले दिन जो प्रोग्राम किया था वो यही कहा था कि इनसे टक्कर है, माइंडसेट टू माइंडसेट हम टकराए थे। ठीक है, हमने अंसारुल्लाह, उसके हमले, उसकी कानूनी हैसियत, इस जंग की कानूनी हैसियत सब बयान की थी। साथ में ये भी कहा था कि ये जो तुम यमनियों को बागी करार दे रहे हो कि इंदिरा गांधी के झेज में आया था यमन। मतलब अपनी औकात में तो रहो ना, टकों के आदमी नहीं। देखो, एक बुत परस्त के मज़हब में और आसमानी किताबों में यही तो फ़र्क है कि उन बुत परस्ती के मज़हब में जो इंसान होता है वो उसके मुल्क के अंदर वो वही इंसान है, जबकि आसमानी किताबों में, ख़ास तौर पे कुरान पाक में और सरकार दो आलम की तालीमात में, जहाँ दुनिया में इंसान है हमारे नज़दीक वो इंसान है। तो ये इनमें और हम में फ़र्क है। आज तुम जो शादियाने बजा रहे हो, तुमने कभी वहाँ मजलूमों की लाशें देखी? क्या बिगाड़ा था गजा वालों ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था लबनान वालों ने तुम्हारा? तुम्हारे मुल्क में कौन सी दहशतगर्दी कराई है? हमारी सोच के करोड़ों लोग रहते हैं, हमने तो आज तक उनको नहीं उकसाया कि तुम तो गैरत कर लो, इस मोदी के खिलाफ आवाज उठा लो। ये मुसलमान है इंडिया का, शर्म से डूब के मर जाए अगर उसको मरना है तो। कम से कम तुमने इस मोदी के इश्क के अंदर आवाज तक नहीं उठाई, दुनिया में आवाज तक ना उठा सके। लेकिन फिर वो इंतहा पसंद हिंदुओं के अलावा जो हिंदू है, उन्होंने फिर इनको काबिल फख्र बना के रखा, जो आवाज उठा गए। केरला के जो हिंदू थे या वहां पे चंद मुसलमान थे, उन्होंने आवाज तो उठाई ना। तो उसकी वजह से तुम पर कुछ रहमतें नाजिल होती रही अल्लाह की तरफ से, वरना तुम इस लायक नहीं थे। आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा वो हशर करेंगे
ये सारे अल्फाज अपने संभाल के रखो, क्योंकि तुम इंतहा पसंद हिंदू तो बाप बदलने में माहिर हो। तुम तो हर ताकतवर को अपना बाप एक सेकंड में बना लेते हो। वो दिन दूर नहीं जिसको तुम बुजुर्ग को कह रहे थे कि अपने गिरेबान में झांको, उसी बुजुर्ग के कदमों पे गिरा के अगर नाक से लकीरें निकाल के तुमने इस हैवा पोर्ट को वापस ना मांगा, मेरा नाम फैसल रजा आब्दी नहीं, उस दिन तुम्हारी ये तमाम अल्फाज हम संभाल के रखेंगे और तुम्हारे मुंह पे दे दे के मारेंगे कि तुम्हारी औकात ही यही है कि पहले बकवास करो, बाद में नाक से लकीरें निकालो। तुम्हारी पूरी हिस्ट्री आज तक की यही है कि तुमने हर ताकतवर को अपना बाप बनाया और इंशाल्लाह अगला बाप तुम्हारा मोमिन होगा। तुम देखो फैसल रजा आब्दी, आप ज़ाहिर है आपका अपना नैरेटिव है और आप मेरा नैरेटिव बड़ा क्लियर और स्ट्रेट है। जी, आप ठीक बात कर रहे हो। हमने अपने मुल्क के लिए नहीं, अपने आप को संभाल के रखा है, वरना इस जंग में होते हैं हम। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारी ड्यूटी मौला अली ने इधर लगा रखी है। मसला हमारा सिर्फ इतना सा है, खारिजियत की जंग तो शुरू होने वाली है यहाँ पे। और पाकिस्तानियों खामोश रहो, मजे करो, नाचो गाओ, जो दिल चाहे करो, लेकिन ये याद रखना अल्लाह ने तुम्हें इस लायक नहीं समझा कि अपने घर के लिए तुम्हारी आवाज उठवाता। उसकी वजह ये कि तुम पर नेमतें तमाम हुई, खत्म हुई, फारिग हुई। आवाज उठाओ। आवाज की जंग थी इस मुल्क के अंदर। आयतुल्लाह खामनाई ने जो ये कहा कि आवाज उठाओ, हम भी तो ये कहते थे आवाज उठाओ। आवाज से बड़ा तो कोई बम है ही नहीं, आवाज से ही तो नैरेटिव बनता है। लेकिन ये जो नैरेटिव इंडिया अपना डिस्प्ले कर रहा है, तो उसमें आपको लगता नहीं करे? मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको बताया, हैफा बता दिया ना, हैफा ही इनका मैशियत का दिल है। इसको निचोड़ के मारेंगे। एक इंडियन वापस आ गया ना वहां से, मेरा नाम फैसल रजा आब्दी नहीं। और सुनो इंडिया वालों, अगर कोई टुंटा आ जाए ना अपाइश तुम्हारे पास बच के, उससे पूछना तुझे मारने वाले कौन सी जुबान बोल रहे थे, तुझे फैसल रजा आब्दी समझ में आ जाएगा कि किसने मरवाया। ये मेरा तोहफा है, अल्लाह ताला ने मुझे देना है ये हैफा का तोहफा। और बैतुल मुकद्दस की फतह कुल आलम इस्लाम का तोहफा है, वो आनी है। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, इसलिए आइंदा अगले हफ्ते महीने हम अब इस जंग में कंटिन्यू करेंगे। नहीं, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, आपने कहा कि जनाब हसन नसरुल्लाह साहब की तदफीन के बाद, जो कि क्या लबनान में है या वो ईरान, दो मुतज़ाद खबरें चल रही हैं। एक मशहद की है, उनकी ख्वाहिश तो लबनानी की थी, वो जो फैसला कर। जी, दूसरा ये कि नेक्स्ट कमांड हिजबुल्लाह के शेख नईम कासिम, सॉरी शेख नईम कासिम, शेख नईम कासिम। अच्छा, थर्ड मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितने दिनों तक हमें मजीद हमास की तरफ से आप समझते हैं अगला हफ्ता हम बहुत नतीजा खेज प्रोग्राम करेंगे। ओके, यानी अगला हफ्ता इस जंग में मजीद नतीजा खेज साबित होगा। आलम इस्लाम की फतह को आप देखोगे, ये अल्लाह की ताकत को आप देखोगे, ये दज्जाल की शिकस्त को आप देखोगे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भाई इजराइल ने बैंड बजा दी है गज़ा की और लेबनान की, यमन की भी बारी है, और जिस तरह से ईरान ने हमला किया है तो ईरान के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अब हो सकता है इजराइल ऐसे अटैक करे कि इनका पावर प्लांट, जो कि एनर्जी पावर प्लांट है, उससे एक झटके में ही पूरा ईरान अंधेरे में चला जाएगा, और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए, उसको भी ये नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए खतरा बढ़ गया है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने क्या बिगाड़ा तो तुम्हारा, मतलब इनके लिए वो आतंकवादी नहीं, इनके लिए तो स्वतंत्रता सेनानी ही रहते हैं, क्योंकि ये उसी माइंडसेट के लोग ये हैं। अब भाई ये बता दो कि किसने कहा था कि इजराइल में घुसो? 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसे थे कि नहीं घुसे थे? 1500 उनके नाम नागरिकों को निशाना बनाया तक नहीं बनाया था। वीडियो वो झूठी है क्या? जो वीडियो आई हैं टोटल शेयर की गई हैं। जब जश्न मनाया गया था ईरान में, पाकिस्तान में, कई देशों में जश्न मनाया गया था, तो वो खुजली किसे हुई थी? आप ही को हुई थी। जब खुजली हुई है तो स्वाभाविक सी बात है, खुजली सामने वाला मिठाना जानता है तो वो मिठाएगा। अब ये वो भारत जैसे पहले भारत हुआ करता ना था कि पाकिस्तान आज आतंकी हमला कर दिया, कल फिर करेगा, परसों कर दिया, बड़े बड़े आतंकी हमले कर दिए, सीज़ फायर का उल्लंघन कर ही रहा है। लेकिन यहाँ पे सेना तो वही थी, लेकिन सरकार निकम्मी थी। तो निकम्मी सरकार थी, वो जवाब ही नहीं देती थी, मार खा के बैठ जाते थे। लेकिन आज सरकार बदली है तो पेल रहे हैं। अब ऐसा इजराइल के मामले में नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे भारत में बहुत से गद्दार, इजराइल में मुश्किल से 1-8% गद्दार होंगे तो, लेकिन ज़्यादातर गद्दार नहीं हैं इजराइल में, इसीलिए वो पेल रहे हैं। अब वो पेलेंगे, सीधी सी बात है। देखो, इजराइल सीधा गज़ा में घुसा होता तो दुनिया मानती कि चलो ठीक है ये इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन इजराइल पर आतंकी हमला हुआ, 7000 रॉकेट एक साथ फायर किए गए। उनके आम बीट, मतलब कह सकते हैं कि उनके हथियारों को निशाना नहीं बनाया गया, उनकी आर्मी को निशाना नहीं बनाया गया, उनके लोगों को निशाना बनाया गया था। जिस तरह से रॉकेट हमले हुए थे वो तो कहीं भी गिरे। मतलब एक आतंकी हमला क्यों होता है? पब्लिक को टारगेट करने के लिए, क्योंकि आतंकी इतने ही कायर होते हैं, वो सिर्फ पब्लिक को टारगेट करते हैं। बाकी सेना के आते ही तो फिर देख लिया ना, गज़ा का बाज़ा बना दिया।
यमन की बैंड बजा दी, अब हूतियों का भी नंबर है, हिजबुल्ला वगैरह तो निपट ही गए। तो भाई अब आप देखिए ना कि आप जिसे उंगली कर रहे हो उससे पहले आपको खुद सोचना चाहिए। अब इन लोगों को भ्रम रहता है कि हम किसी को भी पेल सकते हैं दुनिया में, हमसे बड़ा ताकतवर तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। इस तरह की माइंडसेट लेके चलोगे तो इसी तरह की मार पड़ेगी। किसको छेड़ रहे हो, कैसे छेड़ रहे हो, ये भी तो देखो। जिस देश को तुम छेड़ रहे हो वो स्वाभाविक सी बात है न्यूक्लियर उसके पास है, वो हालांकि नहीं चलाएगा, वो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हें पेलेगा ज़रूर। अब ईरान की क्या समस्या थी कि ईरान की चारों तरफ से बेइज्जती हो रही थी, उसके हूती समाप्त हो गए हैं, मतलब समाप्त होने की ओर हैं। अब वो उतनी क्षमता ही नहीं बची उनकी, उनका हिजबुल्ला वगैरह पूरा चला गया, उनका हमास पूरा चला गया, तो उनके पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब जब कुछ नहीं बचा तो अगर किसकी रक्षा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? रक्षा तो आपको उनकी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसलिए इन्होंने ये हमला किया। अब हमला किया तो जाहिर सी बात है जवाब मिलेगा और इजराइल जवाब देगा। अब ये उसी पे घबरा रहे हैं कि अब पता नहीं इजराइल क्या करेगा। भाई इजराइल को छेड़ा है तो वो करेगा। 7 अक्टूबर को छेड़ा था, उसका परिणाम आपने देख लिया। अभी ईरान ने छेड़ दिया है और ईरान ने ये नहीं कहा कि हम वॉर की मतलब घोषणा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने बदला लिया, मतलब खुलकर आ गया। वो आतंकवादियों के साथ पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है, यानी कि उसने बता दिया कि जो भी आतंकवादी थे वो हमारे थे। अब जब खुल के आ गया तो उसके परिणाम भी अब खुल के भुगतने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, अब इजराइल जवाब दे रहा है, वो तैयारी कर रहा है, वो अपने हिसाब से जवाब देगा। और जवाब तो अब सीधी सी बात है, अब ईरान भी डरा हुआ है, क्योंकि अब इजराइल जवाब देगा। इज्जत बचाने के लिए आपने हमला तो कर दिया, अब जवाब मिलेगा और जवाब के बाद आपके एयर डिफेंस सिस्टम कैसे हैं ये देखना दिलचस्प होगा।